सारे चिलगोजों को मेरा नमस्कार। हेलो जी, हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम होपिंग आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन नहीं कर रहे हैं। आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट करेंगे, है ना? सब सहमत है इस बात से? और डीपीपीस दे दूंगी तुम लोगों को आज। ना 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 ना, नोट्स नहीं बनाने। बस नवंबर में नोट्स बनाने ही नहीं है क्लास के दौरान। ये चीज याद रखो और सब तो चल जाएगा। तो देखिए, आज बच्चों 16 नवंबर है ना। इसके अंदर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे, एसी जनरेटर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का जो पार्ट 2 है उसको कंडक्ट करते हैं अच्छे से। सो पार्ट 2 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बीइंग कंडक्टेड ऑन 16th नवंबर। 1 घंटे की क्लास है बच्चों। 1 घंटे के बाद मैं आपको फारिग कर दूंगी, आप लोग फिर जा सकते हैं। यस, स्मॉल क्लास है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कल कल मैं वैसे तुम लोगों को छुट्टी देने वाली थी, सिंस मैं आज संडे को क्लास ले रही हूँ। लेकिन कल ऑब्वियस सी बात है, फिर अब कल छुट्टी नहीं मिलेगी। आज छोटी सी क्लास लगा लो जिसमें दोनों चैप्टर्स को अपन निपटाते हैं। कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 2 घंटे की क्लास में निपटा देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ना एक छोटा सा मैं तुम लोगों को रिकैप देती हूँ कि अपन ने लास्ट की क्लास में क्या कुछ डिस्कस किया था एलसीआर करंट से एसोसिएटेड। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंडक्टर भी हो। बस अब सारे बच्चे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, है ना, क्लास के अंदर आ जाओ, टॉपिक से अनरिलेटेड बात छोड़ दो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं सीरीज में रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों कनेक्ट कर देती हूँ। तो सीरीज में है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों के अक्रॉस करंट, तीनों के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। लेकिन जो पोटेंशियल है रेजिस्टर के अक्रॉस तो करंट के साथ फेज में रहेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस 90 डिग्री से लैग करेगा, इंडक्टर के अक्रॉस 90 डिग्री से लीड करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर 4 फेजर्स बन जाते हैं फेजर डायग्राम में, जहां पर एक करंट का फेजर है और 3 मेरे पोटेंशियल के फेजर हैं, जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर के अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, इनके फेजर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 केसेस हम लोगों ने देखे थे। एक तो ये हो गया कि मान लो ऊपर वाला जो वेक्टर है, ऊपर वाला जो फेजर है, जो पोटेंशियल इंडक्टर के अक्रॉस है, मान लो अगर वो ज्यादा है, मतलब जो इंडक्टर है कैपेसिटर के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इंडक्टिव एलसीआर सर्किट, है ना। तो अगर ये वाला वेक्टर बड़ा है, ये वाला वेक्टर छोटा है, तो ऊपर आ गया VL माइनस VC। ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल जो रेजिस्टर के अक्रॉस है। दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसीआर तुम लोगों को नजर आ जाएगा। और तुम लोग फेजर डायग्राम से ही देख पा रहे हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टिव एलसीआर सर्किट में, वो करंट को लीड करता है करंट को लीड करता है ना। तो यहाँ पर जो इंडक्टर है वो डोमिनेंट है, दैट इज द रीजन VL इज ग्रेटर देन VC, दैट इज द रीजन XL इज ग्रेटर देन XC। फिर बाद में ऐसा भी हो सकता है कि जो कैपेसिटर है वो डोमिनेट करे। तो अगर मान लो अगर इस तरीके से चीजें हो जाए तो फिर बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस है एलसीआर के अक्रॉस, तो बिकॉज कैपेसिटर ने इंडक्टर के ऊपर डोमिनेट कर दिया, तो जो पोटेंशियल है यहाँ पर करंट के पीछे चलेगा थीटा के एंगल से। यहाँ पर कैपेसिटर ने डोमिनेट किया है, VC इज ग्रेटर देन VL, सो XC इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन XL। फिर जहां पर हम लोगों ने हमारा डिस्कशन खत्म किया था वो ये था, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है, जो बोलता है पोटेंशियल टू 90 डिग्री से लीड कर, और जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है जो बोलता है पोटेंशियल टू 90 डिग्री से लैग कर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो बच गया हमारे पास सिर्फ जो पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस है, जो हमारा नेट पोटेंशियल हो गया एलसीआर सर्किट के अक्रॉस। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब हमारे पास एलसीआर सर्किट रेजोनेंस के अंदर है, तो जो पोटेंशियल है वो करंट की डायरेक्शन के अंदर ही होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ पोटेंशियल जो है वो करंट के साथ फेज में रहता है। तो बिकॉज यहाँ पर VC VL के इक्वल टू है, तो यहाँ पर XC XL के इक्वल टू होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका मतलब कौन सी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पर जो LCR है अपना रेजोनेंस के ऊपर होगा। फिर हमने ये सारे डिस्कशन करके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए, और हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए।
अब देखो, अब इसी डिस्कशन को मैं आगे थोड़ा-सा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कि ये जो मेरे पास एलसीआर सर्किट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाले ग्राफ को मैं ऐसा करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बनाती हूँ, है ना? बिल्कुल फ्रेश न्यू स्लाइड के ऊपर बनाती हूँ, कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम ऐसा करो कि जो मेरे पास इम्पीडेंस है एलसीआर सर्किट की, उसको ओमेगा के साथ प्लॉट करो। तो तुम लोग बोलोगे कि यार दी देखो, जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, रेजिस्टेंस मिनिमम है। ये देखो कि जब मेरे पास रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तब मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट मिनिमम है, विच इज रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। उससे पहले और बाद में रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? उससे चाहे मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं या फिर बच्चों में इस तरीके से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं। देखिए, मैं चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं या फिर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से कम कर दूं, रेजिस्टेंस ज्यादा ही होगी, मानते हो? क्योंकि चाहे कैपेसिटर डोमिनेट करे या फिर इंडक्टर डोमिनेट करे, अगर एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो सर्किट के अंदर एक एडिशनल रेजिस्टेंस आ रही है। इतना तुम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया कि किस तरीके से जो एलसीआर सर्किट की जो इम्पीडेंस है ओमेगा के साथ वेरी करती है। तो अब मान लो मैं ग्राफ बनाना चाहूं कि जो करंट है एलसीआर सर्किट के अंदर, ठीक है, जो करंट है एलसीआर सर्किट के अंदर, वो किस तरीके से वेरी करता है ओमेगा के साथ। तो फिर मैं दोबारा से ग्राफ बना सकती हूँ कि भैया देखो, जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज वेरी जेन्युइन जो अभी मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि भैया देखो, जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, तब जो इम्पिडेंस है एलसीआर सर्किट की, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो इम्पिडेंस है एलसीआर सर्किट की वो मिनिमम है। तो अगर मान लो एक सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो करंट सर्किट के अंदर आएगा वो मैक्सिमम होगा। आप मानते हो ये बात कि यहाँ पर जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं लिख सकती हूँ कि एलसीआर सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट आता है, क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है। उसके पहले बात कर लूं या बाद में बात कर लूं, चाहे मैं पहले बात कर लूं रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है, चाहे मैं बाद में बात कर लूं, कहाँ गया ये देखना, चाहे मैं पहले बात कर लूं रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है, या फिर मैं बाद में बात कर लूं रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है, मानते हो? एक बार जरा सा देखिए, कल का कंटिन्यूएशन है बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है ना, ये वाला चैप्टर भी और ये जो हमारा वो छोटा सा टॉपिक रहता है एसी जनरेटर का, वो भी करेंगे, साथ में थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। देखो, है ना? तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ, इसका ना कंसेप्ट समझो। ये ग्राफ तो बड़ा कंसेप्चुअल सा था, इसका कंसेप्ट तो अपन ने ग्राफ का कंसेप्ट तो समझ लिया। अब इस ग्राफ को बिल्कुल अंदर तक ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर तो तुम लोगों ने बोल दिया कि भैया ये वाले पॉइंट के ऊपर जो हमारा एलसीआर सर्किट है रेजोनेंस के ऊपर है, क्योंकि रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्सी एक्सएल ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम हो गई तो करंट मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर मैं पहले और बाद में बात करूं और मैं तुमसे पूछूं कि भैया ये वाले रीजन में जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से छोटी है, तब ये इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है या फिर ये कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट है। सेम क्वेश्चन मैं तुमसे ये वाली रीजन के लिए भी पूछ सकती हूँ, तो ये सारी चीजें याद रखने वाले नहीं होते। तुम देखो, यहाँ पर ओमेगा नॉट एल ने 1/ओमेगा नॉट सी को कैंसिल आउट कर दिया। अगर मान लो मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट ना रखूं, मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं, मतलब मान लो अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कम कर देती हूँ, तो देखो ना, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, ये वाली वैल्यू बढ़ गई। तो ये कैसा सर्किट हो गया जिसके अंदर जो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है वो डोमिनेट कर रही है, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। हाँ जी, देखिए, तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि भैया जब अब मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये याद रखने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से निकाल सकते हो कि जब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये वाले रीजन में ओमेगा की वैल्यू तुम देख पा रहे हो ओमेगा नॉट से छोटी है, तो यहाँ पर जो एक्सी है वो एक्सएल से ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब ये कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट हो गया। ये वाले रीजन में ये वाला रीजन कैपेसिटिव एलसीआर
सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे ही मान लो अगर मैं पर्पल वाले रीजन में जाऊं तो देखो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो दोनों की रेजिस्टेंस ने, इंडक्टर की रेजिस्टेंस ने और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था। अब ये वाले रीजन में मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी कि अब ओमेगा नॉट नहीं है, ओमेगा नॉट से कोई बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू बढ़ गई, ये वाली वैल्यू छोटी हो गई। तो यहां पर मैं देख पा रही हूँ एक्सएल एक्सी से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। तो ये भी लिख देती हूँ कि अगर मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से बड़ी है तो मान के चलना ओमेगा के बढ़ने की वजह से एक्सएल बढ़ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। मेक सेंस? हाँ जी बताओ। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से जो करंट है हमारे एलसीआर सर्किट के अंदर वेरी करता है? ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में एक और चीज बताती हूँ। यहां पर इस ग्राफ के अंदर मैंने ये वाले ग्राफ का कौन सा हिस्सा क्या सिग्निफाई कर रहा है मैंने उसके ऊपर फोकस किया। अब देखना मैं सेम ग्राफ लूंगी और एक नई चीज के ऊपर फोकस करवाऊंगी। यही ग्राफ है लेकिन इसको एक और बार बनाएंगे अपन ताकि एक ही डायग्राम के ऊपर सारा बोझ ना आए। तो यहां पर देखना, तो ये तो देखो अपन को क्लियर है कि भैया देखो सुनो, जब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तब सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट सर्किट के अंदर मैक्सिमम है। उससे पहले और बाद में देख लो, उससे पहले और बाद में सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है वो क्या है, सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है वो कम है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूं कि बच्चों डज दिस मेक सेंस कि एक ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पर आपको सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मान लो मैं आरएमएस करंट की बात करूं विच इज आई नॉट बाय अंडर रूट टू, मान लो वो यहां पर लाई कर रहा है, क्या मैं बोल दूं दो ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है जहां पर मुझे अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा? इसको सोख लो, इस नॉलेज को मैंने जो तुम्हें अभी दी है, मैं तुम्हें कह रही हूं कि मेरे पास एक ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पर मैक्सिमम करंट मिलता है, लेकिन मान लो अगर मैं आरएमएस करंट की बात करूं, अफेक्टिव करंट की बात करूं विच इज आई नॉट बाय अंडर रूट टू, तो बच्चों ये मुझे दो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर मिलते हैं, ये मुझे दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलेंगे। ये देखो ये हमारी आ गई पहली एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये मेरे पास आ गई इस तरीके से दूसरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डज दिस मेक सेंस? एक मिनट, हाँ जी ये देखो, तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ये वाला जो ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, मान लो अगर वो इतना है कुछ है तो मान के चलना इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है वो उतना ही होगा। कि ये जो इन दोनों में डिफरेंस है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी में और छोटी वाली ओमेगा में, कि मेरे पास दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पर मुझे अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मिलता है, एक छोटी है ओमेगा नॉट से, एक बड़ी है ओमेगा नॉट से। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, और ये जो दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में, इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। दिस इज नोन एज द बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट, बैंडविड्थ ऑफ एलसीआर सर्किट, जिसके अंदर वो बिल्कुल मैक्सिमम एफिशिएंसी के अंदर काम करेगा। This is the extra information that I wanted all of you to know and remember. तो एक तो आ गया मेरे पास बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ, ठीक है, जिसका एक फॉर्मूला तो बच्चों मेरे पास हो गया, देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ इसको,
या फिर मैं इसको इस तरीके से 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। तो एक तो ऐसे बैंडविड्थ डिफाइन होता है और दूसरा बच्चों क्वालिटी फैक्टर डिफाइन होता है। दूसरा डिफाइन होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा एक एलसीआर सर्किट का, हम लोग उसको उतना ही ज्यादा यूज करेंगे। जैसे कि मान लो तुम दुकान पे संतरे लेने गए हो, ठीक है, तुम्हारे सामने 2 दुकानें हैं। एक दुकान पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के संतरे नहीं मिलते, दूसरी दुकान पे बहुत अच्छी क्वालिटी के संतरे मिलते हैं, तो तुम अच्छी क्वालिटी का संतरा ही लोगे ना। तो यहाँ पर क्वालिटी डिफाइन होती है कि उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, या फिर वो कितने ताजे फल हैं, या फिर कितने कितने मीठे फल हैं, है ना, वो क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी होती है। तो एक क्वालिटी फैक्टर अगर मैं डिफाइन करने चलूं अपने एक एलसीआर सर्किट के लिए, तो बच्चों ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। आज तक इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में है थोड़ा बहुत, तो बेटर है कि ये चीज हमारे नोट्स में हो और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन ना आ पाए जो हमारे नोट्स के अंदर ना हो। ठीक है, जैसे कि ना ये वाला क्वेश्चन देखना ना, रुको रुको रुको, बाकी मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर मैं इस क्वालिटी फैक्टर के ऊपर थोड़ी सी और ज्यादा टिप्पणी करूं, कि हम लोगों ने देख लिया कि क्वालिटी फैक्टर को किस तरीके से लिखा जाता है अगर मेरे पास आई ओमेगा का ग्राफ हो। इसको किस तरीके से लिखा जाता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और बैंडविड्थ की टर्म्स में, दिस वी अंडरस्टूड। मैं अब तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि ये जो क्वालिटी फैक्टर है ना, इसको तुम लोग यहाँ पर ये जो हमारे 3 डिवाइसेस हैं एलसीआर सर्किट में, चाहे मैं इंडक्टर की बात करूँ, कैपेसिटर की बात करूँ या रेजिस्टर की बात करूँ, तो तुम लोग क्वालिटी फैक्टर को इनकी टर्म्स में भी लिख सकते हो। इट इज इक्वल टू, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर एक एलसीआर सर्किट के लिए रेजोनेंस के ऊपर डिफाइन होता है, तो quality factor can also be written as equal to XL by R and it can also be written as equal to XC by R, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर LCR सर्किट रेजोनेंस पे है तो XL is equal to XC। तो मैं बोल दूंगी जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, तुम यहाँ पर खुद देख लो, जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना कम बैंडविड्थ होगा। कम बैंडविड्थ होगा इसका मतलब ये जो आई ओमेगा का ग्राफ है इसका पीक नैरो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 ग्राफ्स बनाती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए मैंने क्या बोला है। मान लो एक आई ओमेगा का ग्राफ ये है और एक आई ओमेगा का ग्राफ मैं ये बनाती हूँ, ठीक है, देखना ये मेरे पास आ गया इस तरीके से पहले वाला ग्राफ, ये मेरे पास आ गया दूसरे वाला ग्राफ। तुम्हें ग्राफ को देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पर बैंडविड्थ छोटी होगी, यहाँ पर बैंडविड्थ बड़ी होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला देख लिया ना, इट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। तो जितना ज्यादा बड़ा क्वालिटी फैक्टर होगा उतनी कम बैंडविड्थ होगी उस एलसीआर रीजन, उस एलसीआर सर्किट की, और जितनी कम बैंडविड्थ होगी उसका मतलब ये जो पीक होता है ना हमारे इस ग्राफ का वो उतना ही नैरो होगा। तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बड़ी बैंडविड्थ है, मान लो ये है बैंडविड्थ, यहाँ पर बड़ी बैंडविड्थ है, यहाँ पर अपनी छोटी सी बैंडविड्थ है। तो यहाँ पर बैंडविड्थ छोटी है, दैट इज द रीजन इसका क्वालिटी फैक्टर बड़ा है, और बिकॉज इसका क्वालिटी फैक्टर बड़ा है दैट इज द रीजन हम लोग हमेशा इसको प्रेफर करेंगे। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा एलसीआर सर्किट भी है, एक ऐसा एलसीआर सर्किट भी है, ये वाला एलसीआर सर्किट प्रेफर होगा। थोड़ी थोड़ी सी रटने वाली बातें बट इंपॉर्टेंट है ये। एफिशिएंसी दुर्गेश, सुनो सब बताया जा रहा है तुम लोगों को। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा 21, 22, 23, 24 में से एक साल का है। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास 5 हेनरी का एक इंडक्टर है, 80 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 40 ओम का रेजिस्टर है जो 230 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो तुम लोगों से पूछा हुआ है कि कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो पावर है इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द पावर एट द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोला है तुम्हें? बोला हुआ है, आई नो अभी तक अपन ने पावर नहीं किया है लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन कर चुके हैं। तुम्हें बोला हुआ है कौन सी वो 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर जो पावर है, जहां पर जो पावर है इट इज हाफ ऑफ द पावर जो हमें रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलती है।
तो पावर को करंट के साथ लिंक कर दो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो अगर मान लो जो पावर है वो आधी हो रही है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसका मतलब जो करंट है 1/√2 हो रहा है। समझ रहे हो? देखो, जो पावर डिफाइन कर दो चीजों को कि भैया जो पावर हम लोगों को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलती है, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम करंट होता है, इट इज आई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो अगर तुम्हें अगर तुम लोगों को बोला जा रहा है कि तुम्हें जो पावर मिल रही है इन दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, वो हमारी मैक्सिमम पावर से आधी है, या फिर उस पावर से आधी है जो हम लोगों को रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिलती है, इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यहाँ पर देखो करंट कितना है, खुद देखो यहाँ पर करंट कितना है, करंट है IRMS। तो मैं तुम लोगों को बस बता रही हूँ कि इसकी वर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बट बेसिकली तुम लोगों से क्या पूछा हुआ है, तुम लोगों से पूछा हुआ है कौन सी वो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, कि मान लो अगर एक ω1 है और दूसरी ω2 है, तो कौन सी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर RMS करंट फ्लो करता है। तो ये तो बच्चों निकालो, ये देखो। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मान लो ω1 ω2 ये है, ω1 ω2 ये है या फिर ये है, ω0 इनके बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, तो मैं निकालूंगी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या होगी, 1/√LC। तो ये मेरे पास बन गया 1/√L की कितनी वैल्यू 5, और ये मेरे पास आ गया 80 माइक्रोफैरेड। तो ये मेरे पास आ गया 1/√4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 इंटू 10⁻⁻²। ये देखो मेरे पास क्या आ गया, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो अब हमें अच्छे से पता है ना कि ये जो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, वर्डिंग समझो, इसके सिर्फ वर्डिंग में फंसाने की कोशिश करी है एग्जामिनर ने, कि ये जो ω1 ω2 हम लोगों को निकालने को बोले हैं, ये हमारे पास वो करंट है जो मैक्सिमम से √2 टाइम्स कम है। दैट इज द रीजन जो मैक्सिमम पावर हमें मिलती है इस इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, हम लोगों को जो पावर है आधी मिलेगी। अभी इसको सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस के ऊपर समझो, क्योंकि पावर वाला जो हमारा टॉपिक है अब वो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वहां पर मैं तुम लोगों को नोट्स में लिखाऊंगी, लेकिन अभी हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम देख लो इन दोनों के, देख लो इन दोनों के बिल्कुल बीच में 50 लाई कर रहा है। देखो 50 और 25 के बीच में 25 का फर्क, दोनों के बीच में 25 का फर्क, ये दूसरे वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है, ये देखो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर भी मेरे पास 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी मेरे पास 4 का डिफरेंस है। तो अब वेरी गुड क्वेश्चन यार, आई एम इम्प्रेस्ड। इसका मतलब हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ है, हमारा यहाँ पर एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ है। हमने जो सोचा था इतने ऑप्शंस कैंसिल नहीं हुए हैं। तो अब अपन ऐसा करते हैं, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में बैंडविड्थ 50 की है, दोनों के बीच में बैंडविड्थ 25 की है, दोनों के बीच में बच्चों जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पर 8 की है, दोनों के बीच में यहाँ पर जो बैंडविड्थ है वो 16 की है। तो अब अपन ऐसा करते हैं, अब अपन बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। ये देखो, अब अपन यहाँ पर बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। तो देखो, तो क्वालिटी फैक्टर से निकाल लेती हूँ। तो क्वालिटी फैक्टर एक तो मेरे पास आ जाता है, एक तो मेरे पास आ जाता है XL/R, और एक मेरे पास आ जाता है ω0/बैंडविड्थ। अब बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर XL की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि XL इज गोइंग टू बी गिवन बाय ω0। अच्छा, आ तो गया, ये मेरे पास आ गया ω0L, ये मेरे पास आ गया R, ये मेरे पास आ गया ω0/बैंडविड्थ। तो L/R इज इक्वल टू ω0 मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ। L की कितनी वैल्यू है 5, L की कितनी वैल्यू है 5, ये जम नहीं रहा, ये जो भी हुआ है ना,
देखते हैं क्या पता आंसर आ जाए। 1 बाय बैंडविड्थ, तो ये मेरे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 8 की। 8 की बैंडविड्थ आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है। ऑप्शन नंबर 3 गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। एक नंबर। देखो दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तुम्हें बोला गया कि एक एलसीआर सर्किट है, सारी वैल्यूज तुम लोगों को दे दी। फिर तुम लोगों से ये नहीं पूछा ये ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि कौन सी वो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है जहां पर आपको अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। तुम्हें पूछा गया कौन सी वो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है जहां पर जो पावर है ना, वो हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो पावर आती है उससे आती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो मैक्सिमम पावर आती है ना। तो यहाँ पर जो पावर है, ये इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अपन को जो पावर मिल रही है मैक्सिमम से आधी है। इसका मतलब जो करंट है अंडर रूट से कम है मैक्सिमम के। इसका मतलब इन दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अपन को आरएमएस करंट मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलेंगे। सबसे पहले तो ओमेगा नॉट मैंने निकाल लिया, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ओमेगा नॉट से ही आंसर आ जाए। तो मैंने ओमेगा नॉट निकाली और वो 50 है। और ये जो ओमेगा नॉट है वो दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के साथ सेम डिफरेंस बनाएगा। ऐसा भी हो सकता था ना कि ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता जो इस चीज को जस्टिफाई करता। तो अपन ने जब देखा तो हम देख पा रहे हैं कि 50 के साथ जो डिफरेंस है वो 3 ऑप्शंस में एक तरीके का बन रहा है दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का। तो इससे फिर हमें पता लगा कि अब बात नहीं बनेगी, हम लोगों को एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से चुन पाऊं। तो मैंने फिर यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर के साथ खेला। तो क्वालिटी फैक्टर मेरे पास हो गया एक्सएल बाय आर। और वैसे क्वालिटी फैक्टर को अगर मैं बैंडविड्थ और ओमेगा नॉट की टर्म्स में लिखूं तो ये होता है। तो देखो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट मल्टीप्लाइड बाय एल। ये मेरे पास आ गया ओमेगा नॉट, कैंसिल, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, बैंडविड्थ 8 का आ गया। पता है ये निकालने, अब मतलब ये तो अब हम लोगों ने इतना सॉल्व किया तो हमें पता लगा कि ये हम लोग ना भी निकालते तो चलता। बट वी नेवर नो ना, हम हमेशा डायरेक्ट अप्रोच से चलेंगे। तो बैंडविड्थ आ गई 8 की, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 का है। यहाँ पर देख लो 50 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 3 गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जो यहाँ से पूछा गया है 2016 में, डायरेक्ट है। तुम लोगों से पूछा हुआ है कि तुम्हारे पास ना 4 एलसीआर सर्किट्स हैं। तो इन चारों एलसीआर सर्किट्स में से कौन सा एलसीआर सर्किट हम लोग चुने फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सॉरी, कौन सा एलसीआर सर्किट अपन चुने ताकि वो बिल्कुल बेस्ट हो अगर मैं इस एलसीआर सर्किट को कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करना चाहती हूँ या फिर कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहती हूँ। कैसे यूज करेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मुझसे पूछा जाए, चाहे कोई भी लैंग्वेज में पूछा जाए कि भैया इन 4 सर्किट्स में से, इन 4 एलसीआर सर्किट्स में से मुझे कौन सा एलसीआर सर्किट चुनना चाहिए, तो मैं वही चुनूंगी जिसका क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम हो। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, लेंदी क्वेश्चन है। क्वालिटी फैक्टर देख लो, आर, एल और सी की टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो मान लो मैंने इसको एक्सएल बाय आर की टर्म्स में लिख दिया। अब बिकॉज यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा नॉट कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं, अपन मॉडिफाई कर देते हैं। ये देखो ओमेगा नॉट कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। कभी भी याद नहीं रखना होता, हमेशा निकाला जाता है ये। तो मेरे पास क्वालिटी फैक्टर का एक ऐसा फॉर्मूला आ गया, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, जो सिर्फ और सिर्फ एल, सी और आर की टर्म्स में। नेवर मेमोराइज दिस। क्वालिटी फैक्टर को फ्रीक्वेंसीज और बैंडविड्थ की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है। बाकी रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस है। लेकिन मान लो अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ एल, सी और आर की टर्म्स में लिखना है तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये देखो, अगर मान लो तुम क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ से निकालते एक्स बाय आर, तो ये मेरे पास आ गया 1 बाय ओमेगा नॉट सी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो ये मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ एल सी डिवाइडेड बाई सी आर। और अल्टीमेटली मेरे पास यही फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट ऑफ एल बाई सी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय आर। अब सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड से चलना है। पहले एक ऑप्शन नंबर ए की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, फिर ऑप्शन नंबर बी की, फिर ऑप्शन नंबर सी की, फिर ऑप्शन नंबर डी की, और आंसर आ जाएगा। तो आ जाओ कर लेते हैं।
तो पहले वाले के लिए करूं तो मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 1.5 1.5 बाय 35, सब में माइक्रो वाइक्रो सब है, तो मुझे तो सिर्फ रिलेट करना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं निकाल ही नहीं रही। दूसरे वाले के लिए आ गया 2.5 डिवाइडेड बाय 45 1 बाय 25, ठीक है। फिर तीसरे वाले के लिए आ गया अंडर रूट ऑफ 3.5 बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 15, और चौथे वाले के लिए आ गया अंडर रूट ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 1 बाय 25। तो अब मुझे देखना इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ना। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.3 डिवाइडेड बाय 700 और 3 डिवाइडेड बाय 7, आए हाय मत कर 1.5 1.5, ये देखना ये जम रहा है, इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है और डिनोमिनेटर भी सबसे छोटे हैं, ऑप्शन नंबर 3। पूरा सॉल्व नहीं करना, ये देखो, ठीक है, ये खत्म। अब देखो हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि आ गया पावर फैक्टर, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, एक स्लाइड का टॉपिक है, फिर बाद में सिर्फ क्वेश्चंस है। लेट अस गो बैक बच्चों टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। पावर क्या होता था, VI, है ना, क्योंकि नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, वहां पर हम लोग जिस करंट के साथ डील कर रहे थे वो डायरेक्ट करंट था, जो डायरेक्ट पोटेंशियल की वजह से आता था, कोई फेज डिफरेंस वाला चोंचला नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर हमने देखा है कि भैया जो पोटेंशियल और करंट है ना, उसके बीच में एक फेज डिफरेंस हो सकता है, तो पावर का फॉर्मूला फिर मॉडिफाई होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू कितना पोटेंशियल है, कितना करंट पोटेंशियल की डायरेक्शन में है, दिस शुड बी द फॉर्मूला। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कितना करंट है मल्टीप्लाइड बाय कितना पोटेंशियल हमारा करंट की डायरेक्शन में है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं एसी सर्किट्स की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला VI नहीं होता, पावर का फॉर्मूला VI नहीं होता, पावर का फॉर्मूला होता है VI। और देखो हम लोग पावर निकालने के लिए हमेशा अफेक्टिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ phi, लिख देती हूँ। where phi is what बच्चों, where phi is what, phi is the phase difference, phi is the phase difference between potential and current in the AC circuit, in the AC circuit। और बिकॉज यहाँ पर पावर ऑफ द एसी सर्किट को निकालने के लिए cos phi का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए बच्चों cos phi को पावर फैक्टर भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर फैक्टर। तो जो भी फॉर्मूला अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है उसको अपन cos phi से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक अपन ने VI सीखा था, एक अपन ने V²/R सीखा था, तो ये मेरे पास आ गया VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय cos phi। एक I² मल्टीप्लाइड बाय R सीखा था, तो ये मेरे पास आ गया IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय cos phi। ये देखिए, ये देखिए। वैसे ही मैं एक और चीज बोल सकती हूँ कि देखो यहाँ पर बिकॉज एसी सर्किट्स में पोटेंशियल और करंट के बीच में डिफरेंस होता है ना, मतलब पोटेंशियल और करंट बिकॉज यहाँ पर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं जिनके फेज एंगल्स डिफाइन हो सकते हैं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को ये बोलूँ कि भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना LCR सर्किट में, सॉरी एसी मान लो जो पोटेंशियल है इस एसी सर्किट में वो इस डायरेक्शन में मान लो जो पोटेंशियल है सर्किट में, हमारे एसी सर्किट में, मान लो उसके फेजर को मैं ऐसे बना रही हूँ, और जो हमारा करंट है, गौर फरमाइएगा, और मान लो जो करंट है इस एसी सर्किट में उसका फेजर ये है और दोनों के बीच में ये डिफरेंस फाई है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो आप क्या यहाँ पर समझ रहे हैं कि एक ऐसा करंट होगा जो पोटेंशियल की डायरेक्शन में है और पावर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वैसे ही करंट का एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो पोटेंशियल के 90 डिग्री के ऊपर है और पावर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. This is known as wattless current. This is the current. This is the component of current. This is the component of current that does not contribute in power. That does not contribute in power. That is the reason इसको वॉटलेस करंट बोला गया है. That is the reason इसको वॉटलेस करंट बोला गया है. छोटा सा कंसेप्ट देखिए, है ना. अगर मान लो सिर्फ हमारे और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंस आज अपने पास टाइम है, अगर मान लो मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूं बिफोर वी आर डन विद द चैप्टर. जैसे कि बच्चों मान लो अगर मेरे पास ना एसी अक्रॉस रेजिस्टर हो, ध्यान देना. मान लो अगर मैं बात करूं एसी अक्रॉस रेजिस्टर की, या फिर मैं बात करूं एलसीआर इन रेजोनेंस की, क्या आप लोगों को ये चीज याद है कि इन दोनों सिनेरियोज में पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के साथ सेम फेज पे होते हैं? तो अगर पोटेंशियल और करंट दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेज के ऊपर हुए तो पावर फैक्टर कितना हुआ? पावर फैक्टर मेरे पास आ गया cos ऑफ 0 डिग्री बोले तो 1. इसका मतलब इन सर्किट के अक्रॉस हम लोग मैक्सिमम पावर डिसिपेशन देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो करंट है ना पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही है. तो जितना पावर आ सकता है ना उतना पावर आपको ये वाले सिनेरियोज में देखने को मिलेगा. और ये चीज और क्लियर होगी अब जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी. देखना नेक्स्ट पॉइंट. मान लो अगर मैं बात करूं एसी अक्रॉस एन इंडक्टर की, या फिर मान लो बच्चों मैं बात करूं एसी अक्रॉस अ कैपेसिटर की, तो तुम लोगों को याद नहीं है कि इन दोनों सिनेरियोज में जो पोटेंशियल और करंट है हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री की फेज पे रहते थे. तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है पोटेंशियल और करंट के बीच में 90 डिग्री है, तो पावर आएगी ही नहीं. देखो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री हो गया पोटेंशियल और करंट में. दैट इज द रीजन यहाँ पर पावर फैक्टर मेरे पास कितना आ गया? पावर फैक्टर आ गया मेरे पास cos ऑफ 90 डिग्री विच इज 0. इसका मतलब नो पावर इज डिसिपेटेड इन दिस सर्किट. नो पावर इज dissipated across this circuit. Does this make sense? हाँ जी, बिल्कुल. जो मतलब मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि जब मैं एसी सर्किट के अक्रॉस, मतलब जब मैं एक एसी बैटरी को इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करती हूँ या कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करती हूँ, पूरा का पूरा करंट वॉटलेस करंट होता है. कहना इसे पूरा का पूरा करंट वॉटलेस करंट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री के फेज एंगल के ऊपर होगा तो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सिर्फ वो करंट पावर में कंट्रीब्यूट करता है जो पोटेंशियल के साथ फेज में रहता है. और अब मैं ये चीज बोल सकती हूँ, तीसरा पॉइंट देखना, अब मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि अगर मान लो मैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं और मैं एक ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की बात करूं, ठीक है, इन एन एलसीआर सर्किट. अब यहाँ पर पावर वगैरह का डिस्कशन कर सकते हैं. इन एन एलसीआर सर्किट, इन एन एलसीआर सर्किट, तो समझो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपन को मैक्सिमम करंट मिलेगा. मैक्सिमम करंट मिलेगा और ये पूरा का पूरा करंट पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा. हम लोगों को मैक्सिमम पावर मिलेगी. और ये जो मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है,
ये मेरे पास वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर मुझे आरएमएस करंट मिलता है। आरएमएस करंट क्या हो गया? मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो यहां पर मुझे जो पावर मिलेगी वो मैक्सिमम की आधी होगी। जो कंसेप्ट, जो वर्बली जो स्टेटमेंट यूज हुए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नोट्स में लिखा दिए कि तुम देखो ना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। रेजिस्टेंस सेम रह गई अपने सर्किट की, तो अगर करंट अंडर रूट 2 के फैक्टर से कम हो रहा है तो पावर आधी हो जाएगी। एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड दैट इज इट। फिर एसी जनरेटर के बारे में बात कर लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने तुम्हें इस तरीके से मैंने तुम लोगों को एक एलसीआर सर्किट दे दिया, तीनों के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दे दिए, ये भी दे दिया कि मैंने किस तरीके की बैटरी कनेक्ट की हुई है, पावर फैक्टर पूछा हुआ है। तो पावर फैक्टर को डिफाइन करो, ये क्या होता है? कॉस फाई। मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पर ये निकालना है कितना फेज डिफरेंस है पोटेंशियल और करंट के बीच में। तो इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाओ। देखो, इम्पिडेंस ट्राइंगल बनाओ कि मान लो अगर मैं करंट को इस डायरेक्शन में लूं तो इस डायरेक्शन में मेरे पास रेजिस्टेंस आएगी, इस डायरेक्शन में बच्चों मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई कितनी? 60 ओम की। फिर तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू बड़ी है, एक्सी की वैल्यू छोटी है, तो ये इंडक्टिव एलसीआर सर्किट हो गया। इसका मतलब क्या? यहां पर ये देखो, ये मेरे पास आ गया एक्सएल माइनस एक्सी, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? 80 ओम। तो तुम्हारे पास जो इम्पिडेंस है एलसीआर सर्किट का, ऐसे आएगा ना, इम्पिडेंस अक्रॉस द एलसीआर सर्किट। तो इम्पिडेंस अक्रॉस द एलसीआर सर्किट के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलसीआर सर्किट होता है, और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन के अलोंग ही तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है, और पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से तुम रेजिस्टेंसेस वगैरह का इस्तेमाल करके भी जो फेज डिफरेंस है पोटेंशियल और करंट के बीच में निकाल सकते हो। निकाल लो, निकाल लो। ये देखो, ये तुम्हारे पास बन गया 100, तो cos ऑफ 5 मेरे पास क्या हो गया? cos ऑफ 5 हो गया मेरे पास बेस विच इज 60 डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस विच इज 100 विच मेक्स इट 3/5। So the answer is not cos inverse of 3/5. The answer is not cos inverse of 3/5. फेज डिफरेंस नहीं पूछा तुमसे पोटेंशियल और करंट के बीच में, पावर फैक्टर पूछा हुआ है कि उस एंगल का कॉस। 3/5 जिसको 0.6 भी बोल सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने तुम्हें बोला कि भैया मैंने इतना ईएमएफ लगाया एक सर्किट के अक्रॉस और उसकी वजह से इतना करंट आया उस सर्किट में। तो मैंने अब तुमसे पूछ लिया कि भैया बताओ कि ये वाले सर्किट में कितनी पावर डेसिपेट हो रही है। दिस इज द क्वेश्चन कि ये वाले सर्किट के अंदर कितनी पावर डेसिपेट हो रही है। तो लिखो, पोटेंशियल है तुम्हारे पास, करंट है, दोनों की टर्म्स में लिख दो। ये मेरे पास आ गया VRMS, ये मेरे पास आ गया IRMS, ये मेरे पास आ गया cos of phi, where what is phi? Phi is the phase difference between the potential and the current। तो अब आप देखिए, पोटेंशियल का फेज एंगल 100t है, करंट का फेज एंगल 100t प्लस 90 डिग्री है। आपको ये चीज पता लग जानी चाहिए कि भैया दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। एंड व्हाट इज cos ऑफ 90 डिग्री? cos ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट? शून्य। तो पावर की वैल्यू कितनी आई? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, करो।
लग करे। हाँ जी, देखो तो इम्पीडेंस निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूं तो क्या बात करते हो, पोटेंशियल है तुम्हारे पास, करंट है, रेजिस्टेंस निकालनी है ऑफ द सर्किट। ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। तुम्हारी मर्जी है आरएमएस की टर्म्स में जाना चाहते हो या मैक्सिमम की टर्म्स में जाना चाहते हो। मैं मैक्सिमम की टर्म्स में चली गई, तो मेरे पास आ गया मैक्सिमम पोटेंशियल सर्किट के अक्रॉस इतना है, मैक्सिमम पोटेंशियल सर्किट के अक्रॉस इतना है, मैक्सिमम करंट सर्किट के अक्रॉस इतना है, और मुझे यहाँ पर इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट निकालनी है, जेड से डिनोट कर देती हूँ उसको। तो मेरे पास इम्पिडेंस की वैल्यू यहीं से कितनी आ गई, 4 ओम। ये निकल गया था। हाँ जी, अब अगर मान लो मैं पावर के ऊपर आऊं तो पावर देख लो, पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, पावर मेरे पास आ गया VRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय कॉस फैक्टर, सॉरी पावर फैक्टर। तो यहां पर व्हाट इज फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड द करंट। तो देखो EMF का फेज एंगल 50t माइनस 30 डिग्री है, करंट का 50t प्लस 15 डिग्री है। तो देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में एंगल का जो डिफरेंस है, जो कि हमारे पावर फैक्टर में जिसका इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज 45 डिग्री। खत्म। तो VRMS आ गया मेरे पास V0 बाय अंडर रूट 2, IRMS मेरे पास आ गया I0 बाय अंडर रूट 2, और ये बच्चों मेरे पास आ गया cos ऑफ 45 डिग्री। तो ये मेरे पास कितना बना, ये मेरे पास बना 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय अंडर रूट 2 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू 50 अंडर रूट 2 वॉट। देख लो। हाँ जी, है ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ये देखो 2020 का क्वेश्चन पढ़ना। तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हारे पास एक LCR सर्किट है। अब क्वेश्चन ये है कि जब तुम इस LCR सर्किट में से इंडक्टर को रिमूव करते हो ना, तब जो फेज डिफरेंस है पोटेंशियल और करंट के बीच में, दैट इज π/3 विच इज 60 डिग्री। तो मैंने इंडक्टर रिमूव कर दिया, मैं देख पा रही हूँ फेज डिफरेंस करंट और पोटेंशियल के बीच में 60 डिग्री है। फिर बाद में जब मैं इंडक्टर को लगा देती हूँ और कैपेसिटर को रिमूव करती हूँ, तब भी मैं देख पा रही हूँ कि भैया जो फेज डिफरेंस है पोटेंशियल और करंट के बीच में, वो भी 60 डिग्री है। तो एक तरीके से तुम लोगों को क्या बोला गया है कि यहाँ पर इंडक्टर के अंदर जितनी क्षमता है उतनी यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर भी क्षमता है। तो क्या मैं बोल दूं कि ये मेरे पास एक ऐसा LCR सर्किट है जो रेजोनेंस में है। हाँ जी, ये मेरे पास एक ऐसा LCR सर्किट है जो रेजोनेंस में है। इसी के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू पूछी हुई है, बताओ। वेरी गुड, कि भैया अगर LCR रेजोनेंस में है तो जो पोटेंशियल और करंट है, पोटेंशियल और करंट है एक दूसरे के साथ सेम फेज में होंगे। तो पावर फैक्टर विच इज cos फाई, ये मेरे पास आ गया cos ऑफ 0 डिग्री 1। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, 2016 का क्वेश्चन है। तुम्हें बोला गया है कि एक LCR सर्किट रेजोनेंस में है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टर के अक्रॉस वो इतना है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो इतना है, जो इंडक्टर के अक्रॉस है वो इतना है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पावर फैक्टर, व्हाट इज द पावर फैक्टर, तुम निकालो। डायग्राम से कर लो इसको बड़े आराम से। पहले पोटेंशियल का डायग्राम बनाओ, बिल्कुल वैसा ही रेजिस्टर का बनेगा। पावर फैक्टर cos ऑफ 5, मतलब आपको बस ये निकालना है फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर पोटेंशियल और करंट के बीच में। देखो छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो हमारा पोटेंशियल आ गया रेजिस्टर के अक्रॉस, जो करंट की डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 80। फिर एक आ गया मेरे पास पोटेंशियल जो इंडक्टर के अक्रॉस है, 90 डिग्री से लीड करता हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 100।
ठीक है। फिर मेरे पास एक आ गया पोटेंशियल जो कैपेसिटर के अक्रॉस है, करंट से 90 डिग्री लैग करता हुआ, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितने गिवन है 40। तो तुम देखो ना कि अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास यहाँ पर बना 80, यहाँ पर बना मेरे पास 60। तो मैं देख पा रही हूँ कि भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस एलसीआर सर्किट के अक्रॉस है, ये देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस एलसीआर सर्किट के अक्रॉस है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 100। तो यही एंगल तो तुम्हें चाहिए, जो एंगल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलसीआर सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर में। तो ये तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है ना, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो एलसीआर सर्किट में, उसके बीच में ही एंगल तुम्हें चाहिए था, और वो भी कॉस के टर्म्स में, तो कॉस ऑफ फाई निकाल लो। कॉस ऑफ फाई मेरे पास आ गया बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.8, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, है ना। अब ना एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, बड़ा कैलकुलेटिव सा है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना उसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखना, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है। तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के पता लगेगा कैसे सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा। लेट मी प्रूव दिस। जैसे कि तुम्हें बोला हुआ है कि भैया हम लोगों ने ना एक एलसीआर सर्किट में इतना पोटेंशियल लगाया, इंडक्टर की इंडक्टेंस इतनी है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इतनी है, और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इतनी है। तो तुमसे इस सर्किट के लिए क्या पूछा हुआ है, तुमसे इस सर्किट के लिए पावर पूछी हुई है, तो डिफाइन कर देते हैं। तो पावर मेरे पास क्या हो गया, पावर मेरे पास आ गया वी आर एम एस। अब यहाँ पर अब मेरे पास रेजिस्टर्स वगैरह गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, और ये मेरे पास आ गया कॉस फाई। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इस तरीके से कॉस फाई। अब मुझे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे कि मुझे कॉस फाई को निकालने के लिए भी तीनों की रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो है, अब मैं औरों की भी रेजिस्टेंस निकालूंगी। तो देखो, देख के पता तो लग रहा है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेटिव बड़ा है, देखना कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं इंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालूं, तो ये मेरे पास आ गया ये मेरे पास आ गया ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू ये देखो 314। 314 कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल टू 100 पाई, मैं इसको 100 पाई ले रही हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 100 पाई। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 मिली हेनरी, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 2 पाई ओम। फिर अब मुझे यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है उसकी भी रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो देखो, यहाँ पर ओमेगा है मेरे पास 100 पाई, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफैरेड, मतलब 10 रेज टू पावर -4। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया 100 बाय पाई। तो क्लियरली तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो एक कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट बन गया। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से आर लेती हूँ, ये मेरे पास आर आ गया 50 ओम का। यहाँ पर मेरे पास आ गया देखो एक्सी माइनस एक्सएल, जो मेरे पास कितना बना, क्योंकि मुझे कॉस फाई निकालना है ना, तो कॉस फाई यहाँ से निकल जाएगा। इम्पिडेंस वगैरह भी तो चाहिए मुझे, यही है ना फाई, जो नेट इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस के बीच में एंगल होता है, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल। या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलसीआर सर्किट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर होता है, वही फेज डिफरेंस होता है करंट और पोटेंशियल में, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम्हें कॉस फाई निकालना है, एक तो तुम लोगों को इम्पिडेंस निकालनी है सबसे पहली बात, दूसरा तुम लोगों को कॉस फाई निकालने के लिए भी ये वाली वैल्यू भी चाहिए, उससे पहले ये वाली वैल्यू भी चाहिए। देखो, दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट ना, which is going to be given by what, which is going to be given by अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो तुम मे भी अब समझ पा रहे होगे व्हाट डिड आई मीन, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में सॉल्व करो अगर टाइम बचे तो, वरना जाने दो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन तुम लोगों के 4-5 क्वेश्चन खा जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया 100 बाय पाई -2 पाई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 100 -2 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई।
तो अब अगर मान लो मैं यहाँ से cos फाई निकालती हूँ, जो कि मुझे चाहिए था, है ना? अगर मैं यहाँ पर cos फाई निकालती हूँ, तो वो मेरे पास आ जाता है बेस बाय द हाइपोटेनियस। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं r बाय z, और ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं, 2016 में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो भी बिल्कुल डिटो ऐसे ही वैल्यूज गिवन है जिसमें इतना ही टाइम लगना था। तो ये देखो, ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना v RMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का स्क्वायर। तो यहां से अब ऐसा करते हैं, अपन इम्पिडेंस का स्क्वायर निकाल लेते हैं। मेरे पास आ गया इम्पिडेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, है ना? तो अब तुम लोगों को, और वैसे अगर मैं सारी वैल्यूज और सब्सटीट्यूट करूं तो नियरेस्ट तक पहुंचेंगे, पूरा कैलकुलेट तो कोई नहीं करेगा। ये देखो, वी RMS तुम्हारे पास आ गया 5/√2, तो वी RMS का स्क्वायर बच्चों तुम्हारे पास आ जाता है 50, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50, नीचे इम्पिडेंस का स्क्वायर चाहिए अब मुझे बस, यहां से आएगा इम्पिडेंस का स्क्वायर। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो कौन ही निकालेगा इसकी। तो देखो, इम्पिडेंस का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, ये क्या होगा देखें, 100 माइनस 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर, इसको 10 समथिंग ले लिया मैंने। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने 3.1 का 10 ले लिया, और मेरे पास डिवीजन में आ गया 3। तो ये मेरे पास कुछ क्या बन रहा है, ये मेरे पास कुछ बन रहा है 80/3, ये मेरे पास कुछ क्या बन रहा है 80/3, विच इज नियरेस्ट टू 81/3, है ना? मतलब लगभग सेम आएगा 81/3, वैसे तो छोटा होना चाहिए ना, रुको 80/3 को मैं नियरेस्ट में कैसे लिख सकती हूँ, रुको पेन डिस्चार्ज हो गया। मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर मैं होती तो मैं कैसे कैलकुलेट करती, तुम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से भी आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन मैं पूरा कैलकुलेट कभी नहीं करूंगी, और ना मैं तुम लोगों को बोलूंगी कि तुम भी करो। जस्ट वेट, पेन डिस्चार्ज થઈ ગયો। देखना, तो मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ ना कि मैं इसको किस तरीके से लिखूं। तो ये मेरे पास आ गया 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने 10 ले लिया, डिवीजन में मेरे पास क्या आ रहा है, डिवीजन में मेरे पास मैंने 3 ले लिया, सो दिस इज 80/3, 80/3। अब मेरे पास डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब वैल्यू 80/3 से अगर मैं कम लूं कि मुझे एक एग्जैक्ट नंबर मिल जाए, सो आई कैन टेक इट एज 78, 78/3 तुम्हारे पास क्या आ गया 26। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, मैं होती तो मैं ऐसे सॉल्व करती, ये मेरे पास आ गया 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 26 के स्क्वायर की जगह मैं इसको 25 का स्क्वायर ले रही हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 25 के स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूं तो ये मेरे पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तुम्हारे पास आ गया 25 इंटू 25 इंटू 5। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी जगह मैं ले सकती हूँ, ऊपर तो आ गया 50 इंटू 50, मैं ऐसे सॉल्व करती, तुम करो तुम लोगों को जैसे सॉल्व करना है। तो ये तुम्हारे मैंने नियरेस्ट में निकाल लिया 25 इंटू 25 इंटू 5। अब इसका नियरेस्ट में जाऊंगी मैं दोबारा से, ये देखो, ये मेरे पास 2 आया, ये मेरे पास 2 आया, 4 डिवाइडेड बाय 5, 8 डिवाइडेड बाय 10, 0.8 के आसपास आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। तुम जैसे मर्जी सॉल्व करो, मैंने ऐसे सॉल्व किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ऐसे सॉल्व करो कि नियरेस्ट वैल्यूज निकालो, क्योंकि कौन सॉल्व करेगा, तुम देखो, मतलब क्या, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इतना वर्थ इट नहीं है कि तुम लोग अगर, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तो चलो इजी है, लेकिन इसको सॉल्व करने में टाइम बड़ा लग रहा है, हमें देखो कितना टाइम लगा।
जबकि मैंने तो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं तो फिर भी सिर्फ नियरेस्ट वैल्यूज के ऊपर गई हूँ। इसको सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे तुम लोग वहां पे। रुको, देखो एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरकीब के साथ सॉल्व करूंगी। वेट, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करूंगी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम भी ऐसे नियरेस्ट वैल्यूज के ऊपर सॉल्व करना, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, सिर्फ ये वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल ऐसा एक और क्वेश्चन है, दिखाती हूँ, देखो। ये है 2016 का, जैसे मैं तुम लोगों को बोल रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ऐसा अगर एलसीआर सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आए जिसमें आपको बिल्कुल ऐसे अनशंट वैल्यूज गिवन है ना, जिसकी कैलकुलेशन में क्या पता 10-15 मिनट लग जाए। एक तो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व करोगे। दूसरी चीज, पूरा का पूरा नहीं सॉल्व करोगे। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि मैंने तुम्हारे आगे सॉल्व किया है और मैंने तुम्हें करके दिखाया कि देखो टाइम कंज्यूमिंग है। देखना, एक और बार करते हैं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ, ऐसे करोगे फिर भी आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास तुम्हें 2016 में पूछा गया था, बिल्कुल डिटो सेम। डिटो जो एग्जामिनर ने 2016 में जब क्वेश्चन दिया होगा और सोचा होगा जितना टाइम लगेगा, बिल्कुल वैसे ही 2018 में दिया। तो जिन बच्चों ने 2018 में मुझसे पढ़ा होगा, मैंने उनको बिल्कुल सेम एडवाइस दी होगी कि ये 2016 का जो क्वेश्चन आया है ना, आप इसको, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एंड में सॉल्व करोगे। तो इंडक्टर की इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिवन है, और कितना पोटेंशियल कनेक्टेड है वो गिवन है। ठीक है, कितना पोटेंशियल कनेक्टेड है तुम्हें वो गिवन है। अब तुमसे पावर पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसमें तो दिक्कत है नहीं। ये मेरे पास, अगर मैं पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखूं, तो ये मेरे पास आ गया वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाई। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंसेस वगैरह ही निकालनी हम लोगों को पड़ेगी ना। ये देखो ओमेगा, यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा कैन बी रिटन इज इक्वल टू 340। बड़ा गंदा सा नंबर लग रहा है। ओमेगा को अपन क्या ले लें, कोई पास में कोई अच्छा नंबर, 350 ले लें इसको। चलो 340 रखते हैं इसको अभी के लिए, लेट अस कीप इट 340। पूरा का पूरा सॉल्व करने लगोगे तो बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया ओमेगा एल, जो मेरे पास आ गया 340 मल्टीप्लाइड बाय द इंडक्टेंस विच इज 2 इंटू 10⁻³ तो ये तुम्हारे पास बना ये तुम्हारे पास बना 68 इंटू 10⁻²। ठीक है, फिर अगर मान लो मैं एक्सी के ऊपर आऊं, तो ये मेरे पास आ गया 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा मेरे पास कितना है, ओमेगा मेरे पास है 340, कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 माइक्रोफैरेड, बोले तो इतनी। तो ये मेरे पास बन गया 10⁻5, ये मेरे पास बन गया 10⁻4, 10⁻4 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 170। तो ये मेरे पास बना 10⁻3 डिवाइडेड बाय 17। तो देखो अभी ऐसी वैल्यूज आई है, क्या करोगे, मर जाओगे ये सॉल्व करते करते। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरे पास कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट है। तो यहाँ पर मान लो अगर मैं इस तरीके से आर ले रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा XC माइनस XL, ये मेरे पास आ जाएगा इम्पिडेंस, और ये वाले एंगल से अपना पावर फैक्टर निकलेगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर पावर फैक्टर मेरे पास कितना बना, बेस बाय दी हाइपोटेनियस, उसको मैं यहाँ पर अगर मैं ले जाऊं, तो ये मेरे पास बन गया VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय Z का स्क्वायर। तो R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, VRMS यहाँ पर कितना आ गया 5√2, 5√2 का स्क्वायर कितना आ गया 50। तो ये मेरे पास बन गया यहाँ पर 50। रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है 40,
अब मुझे सिर्फ नीचे इम्पीडेंस का स्क्वायर करना है। तो देखो इम्पीडेंस का स्क्वायर करने के लिए भी तो तुम लोगों को ये निकालना पड़ेगा ना। तो यही कैलकुलेशन है जो मैं कह रही थी, देखना। तो ये मेरे पास कितना बना, अभी तक मैंने सब ठीक करा है ना, एक बार मैं बस ये देख लूँ। हाँ ठीक करा है। तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 10⁻³ डिवाइडेड बाय 17, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 17, 1000 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 68 इंटू 10⁻⁻²। ये क्या कैलकुलेशन करोगे तुम लोग, क्या ही कैलकुलेट करोगे। तो देखो मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करूंगी भाई, मुझे ये नंबर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। ये मेरे पास 40 है, ठीक है। इम्पिडेंस का स्क्वायर मेरे पास हो गया आर का स्क्वायर, बोले तो 40 का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो एक्सी माइनस एक्सएल की कोई ऐसी वैल्यू निकालूंगी जिसको देख के मुझे ये ना लगे कि भैया मैं बेहोश होने वाली हूँ। तो कैसे करें इसको, लेट्स सी। ये तो कुछ 0.68 आ गया है ना, 0.68 आ गया। ये मेरे पास बना 1000 डिवाइडेड बाय 17, 17। इतना नहीं कर सकती मैं, भगवान क्या कर रहे हो आप। मैं नहीं कर रही 17 से, मैं 20 से कर रही हूँ। 20 से मत कर, 15 से कर, कि मुझे कुछ माइनस ही करना है ना अल्टीमेटली। तो मतलब नंबर इससे छोटा होना चाहिए, तो नंबर इससे छोटा होना चाहिए तो डिनोमिनेटर बढ़ाना पड़ेगा ना। 20 से कर देती हूँ, 20 से कर देती हूँ। तो ये मेरे पास बना 50। सो दिस इज गोइंग टू बी नियरली इक्वल टू 50। तो ये मेरे पास आ गया 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, विच इज बेसिकली 10 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ गया 16 प्लस 25, मतलब ये मेरे पास आ गया, मेरे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय 41। तो ऊपर आ गया 50 इंटू 40, नीचे मेरे पास आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 41, 100 मल्टीप्लाइड बाय 41। तो देखो 1/2 कैंसल, 40 41 में कितना फर्क है, 0.5 के आंसर के पास में आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रही थी। इतना कौन सॉल्व करेगा हनी, वही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती नहीं। बट नीट के एग्जाम में जब तुम लोग बैठोगे ना, तुम्हें इनफाइनाइट टाइम नहीं मिलेगा कि तुम ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो 100,443 डिवाइडेड बाय 1700। कैलकुलेटर नहीं मिलते वहां पर आपको। तो मैं आपको बता रही हूं कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। कि जैसे मैंने देखो अपनी मनमर्जी से सॉल्व करा कि भैया एक छोटी सी वैल्यू माइनस हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 17 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये वाली वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करना है, मतलब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा उतना बढ़ा दिया कि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। ऐसे ऑब्जर्व करते हुए करना है, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर खत्म। ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। अब अपन करते हैं एसी जनरेटर और फिर टाटा बाय बाय हो जाए। ठीक है, 7:30 बजे तक छुट्टी कर दूंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, एक एसी जनरेटर है, एक एडी करंट भी है, छोटा सा थियोरेटिकल सा है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। बेटर है अपन नोट्स के अंदर भी इंक्लूड कर लें, अब कर ही रहे हैं तो। एडी करंट्स, ठीक है। बस 10-15 मिनट की और क्लास, 15 मिनट की, और फिर आप भाग जाना। ये अपना एसी खत्म हो चुका है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। वेट, तो मैं जैसे कि देख पा रही हूं हमारा 8वां टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर्स ईएमआई में। तो अब यहाँ पर 9th टॉपिक आएगा एडी करंट। बिल्कुल थियोरेटिकल है, नोट मेकिंग मत करना। एक स्लाइड का टॉपिक है ये एडी करंट। देखो
हम लोगों को अच्छे से पता है, समझो अब। 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर स्विच कर रहे हैं ना, लेट अस टेक 1 मिनट ब्रेक एंड देन लेट अस कंप्लीट द चैप्टर। बिल्कुल छोटू सा 15 मिनट का चैप्टर है, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ बच्चों, ये भी खत्म करते हैं, ये वाला चैप्टर भी। करें? दी मुझे ब्लॉक कर दो। 15 मिनट की क्लास में आयुष, आखिरी के 15 मिनट में क्यों चाहता है कि मैं तुझे ब्लॉक कर दूं? मतलब 1 घंटे 20 मिनट की क्लास सरवाइव करी है बिना ब्लॉक हुए। देखो अभी यहाँ पे, अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ ना, कि हमें ना बड़ा प्यारा सा टॉपिक है कि हमने ये देखा है कि अगर मेरे पास एक कॉइल हो, कॉइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है ना? तो अगर मान लो मेरे पास एक कॉइल हो और इसके अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इसमें करंट आता है। अब ऑब्वियस सी बात है, करंट के पास सिर्फ ये वाली जगह है मूव करने के लिए, तो वो इसी जगह पे मूव करेगा, इसी जगह पे मूव करेगा, और कोई जगह ही नहीं है। चाहे वो क्लॉकवाइज मूव करे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। तो यहाँ पर एडी करंट का टॉपिक सिर्फ इस चीज को डिस्कस कर रहा है कि व्हाट इफ अगर मेरे पास एक प्लेट हो, चाहे वो किसी भी शेप और साइज की हो, व्हाट इफ अगर मेरे पास इस तरीके से एक कंडक्टिंग प्लेट हो और इस प्लेट के अक्रॉस में फ्लक्स को चेंज करूं, करंट ईएमएफ तो तब भी इंड्यूस होगा, करंट तो तब भी आएगा। तो करंट अब की बार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो वो इस तरीके से गोल गोल घूमता है कि मान लो यहाँ पर अगर छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो ऐसे छोटा सा करंट, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है छोटा सा करंट, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है छोटा सा करंट। दीज आर दी एडी करंट्स। सो एडी करंट बेसिकली इंड्यूस्ड करंट है जो एक कंडक्टिंग प्लेट के अंदर आता है जब उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। सो एडी करंट इज द current induced, eddy current is the current induced in a conducting plate, not a coil. कॉइल में सिर्फ एक ही जगह होती है कि करंट फ्लो कर सके, प्लेट में तो पूरा का पूरा अंदर पूरा भरा हुआ है ना। सो एडी करंट इज द करंट इंड्यूस्ड इन अ प्लेट when magnetic flux is changed across it, is changed across it। ठीक है, यहां पर एडी करंट के बारे में कुछ कुछ चीजें जानो। स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स करता है, स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलती है। इसकी वजह से मैकेनिकल इनर्शिया मिलता है। एक मतलब मान लो अगर एक प्लेट के अंदर एडी करंट आ गया ना, तो उसको इनर्शिया प्रोवाइड होगी, मतलब उसका मोशन रेजिस्ट हो जाता है। मोशन इज रेजिस्टेड, मोशन इज रेजिस्टेड
in the plate in which eddy current is induced, eddy करंट इज इंड्यूस्ड, ये तुम्हारी एनसीईआरटी को कवर कर रही हूं मैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहां पर ये आता है, इट रिजल्ट्स इन एनर्जी और हीट लॉस, because of which the temperature of the plate will rise, कि जिसमें भी एडी करंट आए, ये दो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दोनों मैंने तुम्हें लिखवा दिए। एक तो ये कि जिसमें भी एडी करंट आएगा उसकी वजह से जो मोशन है वो रेजिस्ट होगा, और फिर बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि जिसके अंदर भी आएगा उस मतलब मान लो अगर एक प्लेट के अंदर एडी करंट आ गया तो उसकी वजह तो ये एडी करंट आने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, तो वो जो हमारी प्लेट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो हीट अप होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा एडी करंट उसके अंदर आएगा उतना ज्यादा हीट लॉस हो रहा है उसके अंदर, उसका मतलब उतना ही ज्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। इट रिजल्ट्स इन एनर्जी और हीट लॉस बिकॉज ऑफ विच द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट or structure in which the eddy current is induced will rise। ये 3 पॉइंट्स हैं, will rise। एक एक करके तीनों के बारे में बात करके जो और जो इंफॉर्मेशन इनसे एसोसिएटेड है वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले तो अपन बना देते हैं कि स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स तुम्हें कैसे दिखेंगे। तो मान लो तुम्हारे पास ये वाली प्लेट है, कॉइल नहीं है ये प्लेट है, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो भी कंडक्टिंग नेचर का है। तो अब अगर इसके अंदर एडी करंट आ रहा है, मान लो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब वो मूव करेगा करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो ऐसे इस तरीके से एडी करंट हम लोगों को एक प्लेट में देखने को मिलते हैं जिसके अंदर भी अपना एडी करंट आ रहा है। दूसरा कि जिस भी प्लेट के अंदर या फिर जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा एडी करंट आया ना, उसकी वजह से उस स्ट्रक्चर का जो मोशन है वो रेजिस्ट हो जाएगा, विच इज द कंसेप्ट, विच इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। कि बहुत अलग अलग तरीके के ब्रेक्स होते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन ने हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ा है ना। अब वो जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो बड़ा डिटेलिंग में अपन ने करा डायग्राम वायग्राम के साथ। यहाँ पर वो सेम बात नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं। तो एक और तरीके के ब्रेक्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। तो वो किस तरीके से काम करते हैं कि हमारे जो टायर्स है ना, जैसे मान लो मैंने ब्रेक का पेडल दबाया, अब उस टायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम से इतना सारा चेंज होगा जिसकी वजह से इतना ज्यादा एडी करंट आएगा कि वो जो मूव कर रहा था उसके मोशन के अंदर इतना रेजिस्टेंस आ गया कि अल्टीमेटली वो रुक गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। और वैसे ही जो मैंने तुम लोगों को बोला है कि जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर एडी करंट आए वो स्ट्रक्चर का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि एडी करंट के आने की वजह से बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है। दिस कंसेप्ट is used for cutting the metals। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना इस तरीके से एक मेटल का रॉड है, मैं इसको कट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 जरिए है ना, एक तो मैं इसको कट कैसे कर सकती हूँ कि मैं इसको आग के अंदर डाल दूं, है ना। मैंने इसके अक्रॉस बहुत सारी आग डाल दी, अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये बिल्कुल मेल्ट होने को हुआ है, तब मैं उसको काट दूंगी। दूसरा वे
कि ये जो मेरे पास मेटल है ना, मैं इसके अक्रॉस इतना ज्यादा इतना क्विकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाऊं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ईएमएफ हो, इंड्यूस हो, जिसकी वजह से इतना ज्यादा एडी करंट आए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हीट लॉस हो कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बिल्कुल पिलपिला हो गया है, और फिर मैं इसको कट कर सकती हूँ। ठीक है, ये था अपना एडी करंट का ये छोटा सा टॉपिक। अब उसी तरीके से बिल्कुल छोटा सा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है अपना एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर का तो एक जनरेटर क्या होता है बच्चों? जनरेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे घर पे। जो जनरेटर है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना। तो एसी जनरेटर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी, जिसकी हेल्प से मैं मैकेनिकल एनर्जी को जिसकी हेल्प से मैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करूंगी। ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दूंगी, क्या थियरी है, अभी कर लेते हैं। ये दो छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक्स रहते थे। तो जनरेटर तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है, बट सिंस ये एसी जनरेटर है तो देखो किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इस तरीके से एसी जनरेटर का इंटीरियर है। दिस इज द इंटीरियर ऑफ एसी जनरेटर। अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन यहां पर एक नॉर्थ पोल लेके आएंगे। ठीक है, यहां पर इस तरीके से एक साउथ पोल लेके आएंगे, मतलब इसके अंदर इस तरीके से मैग्नेट्स प्लेस्ड है। यहाँ पर एक साइड पे नॉर्थ पोल है, दूसरे साइड पे इस तरीके से साउथ पोल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर इस तरीके से कॉइल्स होंगे, समझो। अब यहाँ पर इस तरीके से कॉइल्स होंगे। कैसे बनाऊं मैं इसको, वेट। यहां पर इस तरीके से कॉइल्स होंगे, और ये मेरे पास कंडक्टिंग कॉइल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंडक्टिंग कॉइल्स, ये देखो ये मेरा इनपुट, ये मेरे पास ऐसे वायर जा रही है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, तुम समझो मैं क्या बोल रही हूँ, कि मेरे पास यहाँ पर मान लो यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉइल्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ कॉइल्स प्रेजेंट है, और एरिया ऑफ वन कॉइल, एरिया ऑफ वन कॉइल ए है, एरिया ऑफ वन कॉइल ए है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ, ठीक है, मैं तुम लोगों को अब यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा, क्योंकि मेरे पास ये एक कंडक्टिंग कॉइल है। जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट है बच्चों। अब देखना, मैं अब क्या करूंगी ना, ये एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर ना एक मशीन लगा देती हूँ, और मान लो इस मशीन की वजह से ये जो कॉइल है ना, अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है। तो मेरे पास एक कंडक्टिंग कॉइल आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मोशनल ईएमएफ अपन कर चुके हैं। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा, वही करंट मुझे चाहिए था, वही करंट मुझे चाहिए था। क्या बोला मैंने, ये है टॉपिक। सो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ, इनसाइड, अगर मैं लिखने चलूं, इनसाइड द एसी जनरेटर, इनसाइड द एसी जनरेटर, n conducting coils are present, n conducting coils are present,
in the magnetic field, in the magnetic field produced by the magnets, जो हमारे AC जनरेटर के अंदर ही प्रेजेंट है. N conducting coils are present in the magnetic field produced by the magnets. By the magnets. ऐसे नहीं, ऐसे जो अपने जनरेटर होते हैं उसमें एकदम से ऐसे वो एक वायर सी खींचते हैं, फिर टुक 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 आवाज आती है. तो ये जो वायर खींचते हैं ना, उससे बस अपन इस कॉइल को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करवा रहे हैं, क्योंकि एक बार इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. देखो मैं सारा लिखूंगी. इनसाइड द एसी जनरेटर एन कंडक्टिंग कॉइल्स आर प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट्स. An external machine, an external machine or setup is used to rotate these coils, to rotate these coils once in this magnetic field, in this magnetic field. अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दो काम होंगे, इसकी वजह से दो काम होंगे. पहला काम क्या होगा ना, पहला काम ये होगा कि मेरे पास एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर घूम रहा है तो सबसे पहले तो करंट आएगा. मोशनल ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स. सबसे पहली चीज ये होगी, विल बी इंड्यूस्ड इन दीज कॉइल्स, इन दीज कॉइल्स. सबसे पहली चीज. दूसरी चीज ये होगी कि अगर मान लो मोशनल ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है वो भी इंड्यूस हुआ होगा. और अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, या फिर तुम छोड़ो, अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ना. कि मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर करंट अंदर की डायरेक्शन में आया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा ऊपर की डायरेक्शन में. ये देखो, तुम लोग करके देखो, यहाँ पर मान लो जो करंट आया है वो इस डायरेक्शन में आया है, लेट अस अज्यूम. तो करंट आ गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर फोर्स लगा ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में. और वैसे ही देखो दूसरी वाली साइड पे करंट आया अपने पास ऐसे, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इसकी वजह से फोर्स लगा नीचे की डायरेक्शन में, तो ये घूमेगा नहीं. तो मुझे सिर्फ, तुम समझ रहे हो, मुझे सिर्फ एक बार घुमाना पड़ा, मैंने सिर्फ एक बार इसको घुमा दिया. एक बार घुमाने की वजह से इसके अंदर मोशनल ईएमएफ आ गया, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आ गया, और अब ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है. तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी बाद फिर ये घूमता जाएगा. इसीलिए वो जो अपन ऐसे करते हैं ना, जनरेटर को चलाने के लिए अपन एक बार जो इस तरीके से रस्सी से खींचते हैं, वो इस कॉइल को एक बार घुमाने के लिए खींचते हैं कि एक बार घूम जाए, एक बार इतना इंड्यूस्ड करंट आ जाए कि फिर बाद में जो फोर्सेस लग रहे हैं इन कॉइल्स के ऊपर वो इतने सफिशिएंट है कि वो उसको टॉर्क प्रोवाइड कर सके. सो इनसाइड द एसी जनरेटर कंडक्टिंग कॉइल्स आर प्रेजेंट. एक्सटर्नल मशीन या सेटअप से अपन कॉइल्स को एक बार घुमा देंगे, जिसकी वजह से करंट आ जाएगा. अब इस करंट की वजह से क्या होता है, फोर्स विल एक्ट on these current carrying coils present in external magnetic field, जिसकी वजह से they will continue rotating. अपन ने सिर्फ एक बार रोटेट किया, बट ये जो फोर्स लगा उसकी वजह से they will continue rotating. बस जैसे जैसे जितना रोटेट करता, जब तक रोटेट करता जाएगा तब तक करंट इंड्यूस होता जाएगा. तो ये देखो किस तरीके से अपन ने यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को, किस तरीके से अपन ने यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कितनी प्यारी सी होती है फिजिक्स, देखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्शन वगैरह नहीं समझाऊंगी। 3 चैप्टर्स हो चुके हैं जहां पर अपन ने डायरेक्शन के बारे में बात की है। तो अब यहाँ पर बस एक फॉर्मूला है कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू NAB ओमेगा। NAB ओमेगा, कोई डेरिवेशन तुम्हें नहीं करनी है इसकी। देखिए डन, खत्म, बस इतना ही है, खत्म। अगर क्वेश्चन आएगा या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा या फिर ये जो NAB ओमेगा का फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज देके बची हुई वैल्यू पूछी जाएगी, इतना पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये अपन ने बच्चों अल्टरनेटिंग करंट खत्म कर दिया। बस अब मैग्नेटिक फिजिक्स का एक चैप्टर बचा है, सबसे छोटा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको कल निपटा देते हैं। आज मैं तुम लोगों को और DPPs दे दूंगी, तुम लोग सॉल्व करते रहना। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।